हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे रेलवे का सामान्य विज्ञान। तो पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखे थे। तो आज हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि जीवों में जनन है। इस वीडियो में देखेंगे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे जीवों में जनन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रजातियां की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो प्रजाति की आबादी की स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें प्रजनन की जरूरत है। ऑप्शन इसका बी सही है, प्रजनन। इसका व्याख्या दिया हुआ है कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव से उसके समान नए जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप जीवों की प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जिसमें एक ही जनक नर या मादा होते हैं, एवं लैंगिक जिसमें दो जनक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां किस पर निर्भर करती है। ये जो है जीवों की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। जीवों की शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, सरल एवं सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा, प्लेनेरिया, और जटिल एवं बड़े जीवों में लैंगिक जनन होता है, जैसे कि मनुष्य, बड़े जानवर। अर्थात प्रजनन की विधियां शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। इसका सही आंसर है कि उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। ऑप्शन इसका सी सही है। इसका व्याख्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, और ऊतकों द्वारा अंगों का निर्माण होता है, जो कि जटिल संरचना को दर्शाती है। और खंडन अमीबा जैसे कोशिकीय एवं सरल जीवों में होता है। खंडन अमीबा जैसे एक कोशिकीय सरल जीवों में होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। दूसरा है कि परिपक्वता के समय मनुष्यों के सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। और तीसरा है, प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिका एक साथ जुड़ना पड़ता है, और परिपक्वता के समय मनुष्यों में प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना बंद हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी, इसका सही है। ऑप्शन बी सही है कि परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। इसका व्याख्या है, परिपक्वता के समय यानी आयु 11 से 17 वर्ष स्रावित सेक्स हार्मोन विशेष रूप से एस्ट्रोजन हड्डियों के सिरों पर स्थित एपिफिशियल प्लेंटो को बंद कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डियों का अनुदैर्ध्य विकास पूरी तरह बाधित हो जाता है। अर्थात व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, युवावस्था में होने वाला परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। इसका सही आंसर है नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। ऑप्शन इसका बी सही है, नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। इसका व्याख्या है कि युवावस्था में नए बालों के विकास, जैसे जन्नांग और बगल में के बाल, जिनकी वृद्धि सेक्स हार्मोन द्वारा उत्तेजित होती है और लैंगिक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिलाएं में यौवनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है। इसका सही आंसर है 11 से 17 वर्ष। ऑप्शन सी सही, 11 से 17 वर्ष। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वह किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर
17 या 18 वर्ष की आयु तक रहती है और इस आयु के किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता का संकेत नहीं है? इसका सही आंसर है आवाज का फटना। ऑप्शन ए सही है, ये नहीं है संकेत। बाकी तैलीय त्वचा, रजोधर्म, स्तनों का आकार में वृद्धि, ये सभी जो है लैंगिक परिपक्वता का संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। यह नर युग्मक को जो है गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। इसका व्याख्या है कि नर युग्मक के पीछे पूंछ जैसी एक संरचना होती है जिसे फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है कि वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ये सही है, यही सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृषण में उपस्थित लेडिग कोशिकाएं मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन और स्राव करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? इसका सही आंसर है पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है यह है शुक्रवाहक और वृषण कोष। ऑप्शन ए सही, डी सही है। शुक्रवाहक और वृषण कोष, ऑप्शन डी सही है। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को एपिडिडायस से मूत्रमार्ग तक लाती है और वृषण कोष त्वचा की थैली होती है जो उदर गुहा के पास वृषणों को धारण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन को चुनना है। पहला कथन है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ये जो है सही है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। और दूसरा है कि प्रोजेस्टेरोन लड़कियों की यौवन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। इसका जो है ये गलत है। इसका व्याख्या दिया हुआ है, यानी ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है जबकि प्रोजेस्टेरोन एक मादा सेक्स हार्मोन है जो गर्भाशय को भ्रूण के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे मिलान करना है। अंडाशय जो है एक मादा युग्मक का निर्माण करता है, यानी एक हो जाएगा डी। और अंडवाहिनी जो है अंडवाहिनी में निषेचन होता है, यानी हो जाएगा 2 का ए। गर्भाशय जो है अंतरोपण करता है, यानी इसका बी हो जाएगा। और गर्भनाल जो है बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है, यानी हो जाएगा सी, DA BC, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। अंडाशय जो है मादा युग्मक का निर्माण करता है, अंडवाहिनी जो है निषेचन करता है, अंडवाहिनी में निषेचन होता है। और गर्भाशय जो है अंतरोपण करता है और गर्भनाल जो है बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि अंडाशय द्वारा प्रतिमाह अनेक अंडों का उत्पादन होता है। दूसरा है कि जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। और तीसरा है कि एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण करती है और अंडवाहिनी नलिका को बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। डिम्बाहिनी को नलिका को बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है गलत है। इसका सही है ऑप्शन बी जो है सही है कि जब लड़की का जन्म होता है तो अंडाशयों में पहले से ही हजारों परिपक्व अंडे मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। इसका व्याख्या है, जन्म के समय मादा अंडाशय में लाखों अपरिपक्व अंडे उपस्थित होते रहते हैं जो यौवन तक
पर मासिक धर्म चक्र के दौरान परिपक्व होने लगते हैं और आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या भी घटती रहती है। ऑप्शन जो है इसका 20 सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? कौन जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? इसका सही आंसर है डिम्बाइनी, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब जो है ले जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम डिम्बाइनी नलिका यानी फ्लोपियन ट्यूब करती है और इस नल में ही निषेचन होता है, इस नल में ही निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? इसका सही आंसर है अपरा यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है मानव के मामलों में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है, अपरा, ऑप्शन सी सही है। अपरा माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों के ऑक्सीजन और अपशिष्ट का आदान प्रदान करने वाला एक अस्थायी अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार नियोजन में कॉपर टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है निषेचन अंडे को गर्भाशय के प्रत्यारोपित होने से रोकना, ऑप्शन इसका सी सही है। निषेचन अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। इसका व्याख्या है, कॉपर टी एक अंतर्गर्भाशयीय उपकरण यानी IUD के रूप में भी जाना जाता है, जो प्लास्टिक और तांबे से बना एक छोटा टी आकार की उपकरण होता है, जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में डाला जाता है और यह गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम में परिवर्तन करता है, जिसके कारण प्रत्यारोपण में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन आधारित गर्भनिरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकता है? ये जो है अंडे को मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। इसका व्याख्या है, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन आधारित गर्भनिरोधक कृत्रिम और बाहरी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की अधिक स्रावित करती है, जिसके कारण गर्भाशय ग्रीपा में गाढ़ापन होने के कारण शुक्राणुओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाती है। ऑप्शन इसका ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी सही है। प्रजनन कोशिकाओं में यानी शुक्राणु और अंडाणु में गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसका सही आंसर है एक लिंगी पुष्प जो तरबूज है, ऑप्शन डी सही, यही एक सही है। जब नर एवं मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में उपस्थित होते हैं, अर्थात एक पुष्प में एक ही लिंग यानी नर या मादा होता है, उसे ही एक लिंगी कहते हैं। जैसे कि तरबूज और पपीता एक लिंगी पुष्प है, तरबूज और पपीता। जब नर और मादा जननांग एक ही पुरुष में उपस्थित होता है तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, और उभयलिंगी का उदाहरण है गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग तीनों भागों में वर्तिका और अंडाशय से बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे जो है
इसे जो है स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर में जो है वर्तिका अंडाशय से बना होता है स्त्री केसर। एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, अर्थात जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, इनके जननांग फूल में स्थित होते हैं। फूल का मादा जननांग स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। उभरा फूला भाग अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जो कि इस तरह है। ऊपर में जो शीर्ष भाग जो चिपचिपा होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच में जो लंबा भाग है उसे वर्तिका कहते हैं, और नीचे जो गोल भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। इसे बना हुआ है ये स्त्री केसर इसे कहते हैं। और इसमें होता है परागकण, परागकोश के अंदर होता है परागकण, और इसे कहते हैं तंतु, और ये दोनों मिलाकर कहते हैं इसको पुकेंसर कहते हैं। नर जननांग को पुकेंसर 2 भागों में यानी पुतंतु एवं परागकोश से मिलकर बना है। पुकेंसर जो है परागकोश और तंतु से मिलकर बना है। और परागकोश में जो है परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कि परागकणों को पुकेंसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों को यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही पुष्प में स्थानांतरित हो तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो उसे परपरागण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प परागण अन्य पौधे के किसी वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के परागण में परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच की दूरी अधिक होती है, इसलिए परागकणों के स्थानांतरण हेतु मध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु परागण, जल परागण, कीट परागण आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि गलत कथन का चयन करना है। गलत इसमें कौन सा है? पहला है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। ये तो सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, ये जो है गलत है, ऑप्शन इसका सी सही है। और चौथा है कि निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, ये जो है सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी जो है सही है। मादा युग्मक अंडाशय के अंदर बीजांड में उपस्थित रहते हैं और अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक परागकण नर पुष्प के परागकोश में रहते हैं, परागकोश में जो है परागकण रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है कि अंडाशय द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन रहती है, ये जो है गलत है। दूसरा है कि बीजांड द्वारा निर्मित नर जनन कोशिकाएं पराग नलिका में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन रहती है, ये भी गलत है। और तीसरा है कि परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका का वर्तिकाग्र में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन रहती है, ये भी गलत है। और चौथा है कि परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिकाएं बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन रहती है, ये जो है सही है, ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। इसका व्याख्या है कि नर युग्मक परागकण वर्तिकाग्र में पराग नली में निर्माण करते हैं, जो वर्तिकाग्र
वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है और इसके मध्य से नर जनन कोशिकाएं मादा युग्मक के साथ संलयन करती है, जिस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। वर्तिकाग्र परागकणों का अवतरण स्थल है, अर्थात परागकोश से परागकण निकलकर सर्वप्रथम वर्तिकाग्र में ही आता है। वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका तक, उसके बाद अंडाशय में पहुंचती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन से संरचना बनाता है? ये जो है भ्रूण बनाता है। ऑप्शन सी सही है, भ्रूण। जब नर युग्मक परागकण मादा युग्मक अंडाणु को निषेचन करते हैं तो एक द्विगुणित गोलाकार संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं, और यह युग्मनज विभाजित होकर बीजांड के भीतर भ्रूण का निर्माण करता है और सामान्यतः बीजांड एक बीज में और अंडाशय फल में रूपांतरित होता है। अंडाशय फल में, बीजांड बीज में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये जो है सूर्य का प्रकाश जो है सही नहीं है, बाकी वायु, जल और जंतु ये जो है सही है। बीजों के प्रकीर्णन अर्थात बीजों के अपने पौधे से विभिन्न स्थानों पर फैलना। बीजों के प्रकीर्णन के लिए कई कारक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से वायु, जल, जंतु और मानव गतिविधियां शामिल होते हैं। सूर्य का प्रकाश बीजों की प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, बल्कि यह पौधों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? यह जो है एरंड और वाल्सम के पौधे के में होता है। एरंड और वाल्सम के पौधे। जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं तो यह प्रक्रिया स्वतः बीज प्रकीर्णन या विस्फोट प्रकीर्णन कहलाता है, जैसे एरंड और वाल्सम के फल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज जानवरों द्वारा फैलाया जाता है और विशेष रूप से कांटों वाले कांटेदार बीज जो उनके शरीर से जुड़ जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाता है? तो कौन सा बीज होता है ये? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, जेंथियम और यूरेना। ऑप्शन डी सही है। जेंथियम और यूरेना आदि पौधों के बीजों में हुक और कांटे होते हैं जो जानवरों के फर या पंखों में चिपक जाते हैं, जिससे वे दूर स्थानों पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर क्या होता है? इसमें जो है हुक या खाने योग्य मांस होता है। ऑप्शन बी सही है। कुछ बीजों में खाने योग्य मांस होता है जिससे जानवर बीज के साथ खाते हैं और बीज उनके मल के साथ बाहर निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? ये जो है अलैंगिक जनन है। ऑप्शन ए सही है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें जनक का लिंग निर्धारण नहीं होता है। इस प्रक्रिया में जनक का समान संतान उत्पन्न होता है जिन्हें क्लोन कहा जाता है। जिसे क्लोन कहा जाता है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन की अपेक्षा तीव्र होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियां में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? ये जो है वनस्पतिक प्रवर्धन है। ऑप्शन सी सही है, वनस्पतिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक नया पौधा जनक पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना एवं पत्ती जैसे निकलता है।
इसका जो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियां की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधे में विकसित हो जाती है? ये जो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जो है पत्तियां, कोरों की कलिकाएं विकसित होती है, जो पत्तियां मृदा में गिरकर नए पौधों में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ये जो है तना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही, तना का उपयोग किया जाता है। दो पौधों के भागों को जोड़कर एक पौधे का विकसित करने की प्रक्रिया को रोपण कहलाती है। रोपण या ग्राफ्टिंग मूलतः दो पौधे में तनों के बीच होता है, पौधों के तनों के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन सामान्यता होता है? विखंडन सामान्यता होता है। तो विखंडन जो होता है सभी एक कोशिकीय जीव में होता है। सभी एक कोशिकीय जीव में जो है विखंडन होता है। सभी एक कोशिकीय जीवों में खंडन एक सामान्य प्रजनन विधि है, जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका विभाजन होकर नए जीव का निर्माण करती है, नए जीव का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में काटा या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं? तो किस में होता है? ये खंडन में होता है। ऑप्शन बी सही, खंडन। खंडन जो है अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें एक जीव के शरीर कई टुकड़ों में हो जाते हैं और अनेक टुकड़ा का एक नया स्वतंत्र जीव के में जो है विकसित हो जाता है। और विखंडन केवल बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि शैवाल और स्टारफिश आदि में होता है, स्टारफिश में आदि होता है विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है किस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो है एक स्थल पर कोशिका विभाजन। ऑप्शन डी सही, एक स्थल पर कोशिका विभाजन। हाइड्रा या ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का एक विधि है, जिसमें जीव के शरीर एक स्थल पर विभाजित द्वारा कली का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात यह कली नए जीव में विकसित हो जाती है, नए जीव में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनर्जनन के संबंध में पहला कथन है कि सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक ही प्रक्रिया है। ये जो गलत है। दूसरा है, प्रजनन एक बिल्कुल नए जीव में जन्म लेता है। ये भी गलत है। और पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। ये जो है सही है, सी जो है सही है कि पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है और पृथ्वी किसी भी जीव के पुनर्जनन की क्षमता नहीं होता। ये गलत है। एक व्याख्या है कि पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। पुनर्जनन खोए हुए ऊतकों, कोशिकाओं या अंगों को पुनः बनाने की प्रक्रिया है, जबकि प्रजनन का उद्देश्य नए जीवों का निर्माण करना, नए जीवों का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से पुनरुद्भवन से संबंधित गलत कथन को पहचान कीजिए। गलत कथन को पहचान कीजिए। तो पहला है कि पुनर्जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। ये जो सही है, पुनर्जनन जो है विशिष्ट कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरा है कि ये विशेषीकृत कोशिकाएं तेजी से गुणन करती है और बड़ी संख्या में नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। बड़ी संख्या में नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है भी सही है। और अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित करती है, ये जो है गलत है। तीसरा जो है गलत है। और हाइड्रा और प्लेनेरिया जनन की पुनर्जनन विधि दर्शाता है, पुनर्जनन की विधि दर्शाता है हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये जो है सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमीबा पुनर्जनन प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस जीव में बीजाणु समासंग देखा जाता है? बीजाणु समासंग देखा जाता है, ये जो है राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस, राइजोपस और फर्न, राइजोपस और फर्न में कवक तंतु द्वारा बीजाणुधानी या स्पोरंगियक वॉल्व का विकास होता है, जिसमें अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणुओं के नए राइजोपस बनाते हैं। बीजाणुओं के नए राइजोपस बनाते हैं। बीजाणुओं द्वारा नए शरीर का विकास अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसका जो ऑप्शन 20 सही है। अब अगले चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।